बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। दिन का आगाज़ ये बहुत अच्छा हुआ होगा। दिन का आगाज़ अच्छा कर लें तो पूरा दिन जो है वो अच्छा गुजरता है। प्लान करके चीज़ें, मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ, जब हम शुरू करें तो पूरा दिन आपका अच्छा भी गुजरता है और तमाम मामलात आपके पूरे दिन में हो भी जाते हैं। जो जो आपने काम करने होते हैं उसके लिए बस आपको ये होता है कि टाइम मैनेज करना होता है और प्लानिंग अच्छी सी करनी होती है। खैर, हमने भी शो की प्लानिंग कर ली है और कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से इस तमाम प्लानिंग को जो है आप तक लेकर आएँ। कुछ आज की ख़बरें भी डिस्कस करेंगे। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ख़बरें हैं। कोविड किस तरह से जो है वो बेकाबू होता चला जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद कुछ दीगर ख़बरें, कुछ तब्दीलियां अहम हुई हैं उसकी तरफ भी आएंगे। साथ ही साथ अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे। सेगमेंट्स भी आज के शामिल करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज से। पहली खबर है जी, कोरोना का इंडियन वेरिएंट बेकाबू हो गया है। मुस्बत केसेस की शरह 10% तक पहुँच गई। तबादलों का नया रैला उमड़ आया। उमर शेख डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात। लाहौरियों की सुनी गई। डबल डेकर बसें अब बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेंगी। और सेफ सिटी कैमरों के बाद अब एलईडीज भी नाकारा। ट्रैफिक आगाही के लिए नस्ब एलईडीज खराब हो चुकी हैं। ये हैं आज की हमारी तमाम खबरें। इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर उमर असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? उमर, पहली खबर की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है जी ये हालात देखकर मुझे तो ये लग रहा है कि आगे कुछ ठीक ठाक रहना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि हम लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। मिलजुल कर सभी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। खबर क्या है जी, कोरोना का इंडियन वेरिएंट जिसको बहुत ज़्यादा शदीद कहा जा रहा है बेकाबू हो गया है और पॉजिटिविटी रेशो जो है वो अब हर रोज़ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। मज़ीद 12 शहरी जो हैं वो कोविड की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं। क्या कहेंगे उमर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बड़ी सोच की और लम्हा फ़िक्रिया है इस वक्त। आप जिस तरीके से भी गुफ्तगू कर रही थी कि दिन का आगाज़ हुआ और दिन में प्लान कर रहे होते, तो अब ये कोविड जो सी है, कोविड की सिचुएशन एक ऐसी हो चुकी है जो फैलती जा रही है। और दूसरा ये बात जो सबसे अहम है कि इंडियन डेल्टा जो भारतीय वायरस है ये बड़ा ख़तरनाक है। हमने खुद इंडिया की आपने, मैंने और जितने भी देखने वाले यहाँ पे जो लाहौर के लोग हैं उन्होंने देखा कि किस तरह ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहाँ पे नायाब हो गए। और हमसाए, जब किसी के भी हमसाए में कोई तकलीफ़ हो ना और कोई बीमारी आ जाए और ख़ुसूसन वबा आ जाए तो तैयार हो जाना चाहिए। और ये तो उसके बाद हमने वहाँ के हालात देखे किस तरीके से इंडिया के शहरों में जो है वो सिलेंडर नहीं थे और बड़े जो लोग हैं वो वहाँ पर किस तरीके बेयारो मददगार पड़े हुए थे और डॉक्टर्स कम, स्टाफ कम था और इसी तरीके से सूरत हाल थी। अब लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें तो अब ये वायरस जो है वो फैलता जा रहा है और यहाँ पर इस वक्त अगर सारी सूरत हाल देखें तो हम पूरे माशरे के हवाले से अगर बात करें तो कोविड के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर है, देखिए सब काम, मुझे तो ये सामने देखकर परेशानी हो रही है। वेंटिलेटर्स जो हैं 99% भर गए हैं। मतलब हम दोबारा से उसी स्टेज पर आते चले जा रहे हैं कि 99% वेंटिलेटर भरने का मकसद क्या है कि अस्पतालों में अब जगह कम पड़ने वाली है। अना बिल्कुल आप बात दुरुस्त करेंगे। 99% का मतलब तो ऑलमोस्ट 100% ही हो गया। और फिर इस सारी सूरत हाल में जब हम अपने बहैसियत अपने आप का एहतसाब करते हैं, मैं अपना करता हूँ, आप अपना करते हैं, क्योंकि जितने भी लाहौर के लोग हैं वो आप और हम ही हैं, देख रहे हैं, वो सारे आप हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ारों में रश वैसे ही है, मास्क का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वहाँ पर जाएं, मार्केट्स के अंदर जाएं, लोग कोविड के हवाले से जो एक फ़ासला रखना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं रख रहे होते। एहतियाती तदाबीर के हवाले से अगर बात करें तो वो नज़र नहीं आती। सब काम हुकूमत ने नहीं करने होते, कुछ काम बहैसियत शहरी मेरा फ़र्ज़ है, बहैसियत शहरी अना का फ़र्ज़ है, बहैसियत शहरी आप लोगों का फ़र्ज़ है जो आप लोग टीवी देख रहे हैं कि देखिए इस
ख़तरनाक मोजी वायरस से जो है वो बचना है किसी और बचाव उसी वक्त मुमकिन है इसके सिर्फ जो उनसे वो एहतियाती तदाबीर सेफ्टी प्रिकॉशंस को हम अपनाएं। लेकिन उसमें बहैसियत मैं तो अपना किरदार के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं बहैसियत माशरे के हवाले से बात करूँ कि हम ओवरऑल अगर सिचुएशन को देखें तो एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए नहीं दिखाई देते और खुदारा इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे अब जिस तरह 99% यानी 100% ही हो गया कि वेंटिलेटर्स भर चुके हैं, अमवात हमने देखी हैं कि कई प्यारे जो हैं वो हमारे गिरदो नवाह में अपने मोहल्लों में देखें, अपने इलाकों में देखें, अपने रिश्तेदार अहबाब में देखें, तो बड़े करीबी दोस्तों में देखें तो जो है वो कोविड की वजह से कई अहम कीमती इंसानी जानें जो हैं वो चली गई हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है और लेकिन हम बहैसियत कौम हम कहाँ पर खड़े वो उस पर हमें है कि जी। अच्छा उमर, मुझे ये लगता है कि हमने जब इम्प्लीमेंट करवाना था, हमारी ज़िले इंतज़ामिया सीरियस हुई, गवर्नमेंट सीरियस हुई, तो हमने उसका इम्प्लीमेंट करवाया भी और उसके नताइज भी हमें मुस्बत नज़र आना शुरू हुए। आपने जिस तरह से लॉकडाउन लगाया, जिस तरह से लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस ने और फिर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी अपना किरदार अदा किया। मेरे ख्याल से ये चीज़ें दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अब इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। लोगों को लगता है कि वायरस उनको उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। देखिए ना, तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए और कल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कहीं पर कि अब मास्क बड़ा लाजमी हो गया। अगर आपने और मैंने मास्क नहीं पहना तो वो इस वजह से कि हम प्रोग्राम में और हमने एक फ़ासला भी रखा हुआ है, तो इसके बावजूद लेकिन ये चीज़ें हैं कि अब ये जो एहतियाती तदाबीर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। स्मार्ट लॉकडाउन देखा, लोगों के जब मुकम्मल लॉकडाउन लगाया लोगों के कारोबार मुतासिर हुए, शहरी जो है वो परेशान भी हुए, लोगों की मईशत का जो है वो एक बड़ा नुकसान हुआ। और ज़ाहिरी बात है जब मईशत का नुकसान हुआ, ताजरों का नुकसान हुआ, तो वो आपका, मेरा और देखने वाले सबका नुकसान होता है। लेकिन बात यह कि इंसानी जान से ज़्यादा कीमती कोई भी चीज़ नहीं। बिल्कुल हुकूमत ने जब सख्ती की हमने उसको उस पर कहीं क्रिटिसाइज़ किया, कहीं पे उनकी तारीफ़ की। जैसे इस वक्त हम हुकूमत की वो बात करेंगे, ओवरऑल इम्पैक्ट जा रहा था। उमर, हमें डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने ज्वाइन किया है, थोड़ा सा उनसे उनकी राय जानते हैं, उनसे जानते हैं जो अस्पतालों में केसेस आ रहे हैं किस नौयत के हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, ओवरऑल जो हमें लोगों का रवैया नज़र आ रहा है, लोग तो एहतियात नहीं कर रहे, बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे, पॉजिटिविटी रेशो जो है बढ़ती चली जा रही है। हमने बारहा लोगों को बताया ये जो इंडियन वेरिएंट है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब आपसे हमने ये जानना है जो अस्पताल में मरीज इस वेरिएंट से मुतासरा आ रहे हैं उनकी हालत कैसी है, किस लेवल का उनको इलाज मुआवजा दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें शेयर करने का मकसद ये है कि कम से कम लोग तो एहतियात करें। बहुत शुक्रिया जी आपका। डेफिनेटली जैसे आप कह रहे हैं कि पहले ये सिंध में और गिलगित बल्तिस्तान में ऑब्वियसली ज़्यादा ट्रांसमिशन हुई शुरू में, जब ये डेल्टा वेरिएंट या डबल म्यूटेंट भारत का वेरिएंट आया 144 ममालिक बशमूल पाकिस्तान में। और वो फितरी अमल है कि उसको रोका नहीं जा सकता आने से, कि जब भी कोई, और ये आते रहेंगे वेरिएंट्स, तो अगले 2 से 3 साल कम से कम लगेंगे जब तक कि ये वायरस को हम रुखसत नहीं करते। तो इसलिए ये कोई लहरें नहीं हैं, ये तो एक कांस्टेंट फिनोमिनन है जो बढ़ता है 2 वजूहात से। या तो वायरस ज़्यादा अपनी साख्त बदलती है और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, एक से दूसरे को लगाव कई गुना बढ़ा लेती है, और शरह अमवात भी बढ़ा लेती है क्योंकि उसकी वेरुलेंस बढ़ जाती है। तो यही इसने किया, ये पहली दफ़ा नहीं किया और अनफॉर्चुनेटली आखिरी दफ़ा भी नहीं किया, ये आगे भी करती रहेगी। और इसका मकसद ये होना चाहिए कि जब उसने अपने एक से इंसान को दूसरे को लगने से 5 गुना अपनी ताकत बढ़ा ली और 15 सेकंड का एक्सपोजर उसको चाहिए आपको लगने का, और आपकी बॉडी में जाके वो एक जो वायरस का पार्टिकल है वो 1 अरब वायरसेस के पार्टिकल में 72 घंटे में बन जाता है। तो इसका मकसद ये था कि हम उतनी ही एहतियात 5 से 6 गुना ज़्यादा कर लेते, एहतियात हमने उससे उतनी ही कम कर दी। तो ऑब्वियसली उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी थी। ये ट्रांसमिशन बढ़ी, जब ट्रांसमिशन बढ़ी तो मोर्टेलिटी बढ़ रही है। 1 घंटे में पाकिस्तान में कम अज कम 10 से 15 लोग मर रहे हैं, इसलिए कि जो आप रिपोर्टेड केसेस कहते हैं उनके पीछे उससे ज्यादा अनरिपोर्टेड केसेस होते हैं जो मर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो इसलिए देखें, जहाँ तक तो इसके फैलाव का है वो तो बहुत तेजी से, इसका जो हॉटस्पॉट था वो सिंध से शिफ्ट होके अब पंजाब में आ चुका है, और ख़ासकर लाहौर में।
सिटी चैनल जो है लाहौर का चैनल है, इसलिए इसको तो ऑब्वियसली बहुत कंसर्न होगा। और इसी तरह जीबी में जब ये गया, जब ये सियाहत खोली गई, तो वहाँ लोगों ने, जहाँ 40 बंदों ने जिस बस पे बैठना था 100 बैठे, जिस होटल में 10 ने रहना था वहाँ 20 रह गए। तो इस तरह इसको हमने अनफॉर्चुनेटली, जब ये कम होता है थोड़ा सा, तो हम समझते हैं कि हम बिल्कुल जेल से आज़ाद हुए हैं, हम तो किसी जजीरे से हमें ले आया गया है, तो हमें अब इंजॉय करना चाहिए, हमने बहुत टेंशन देखी। तो वो फिर ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं देते, कई कीमती जानों का ज़िया कर देते हैं। और मैं समझता हूँ कोई भी मज़हब, इंक्लूडिंग हमारा इस्लाम, चाहे सुन्नी है चाहे शिया है, कोई भी मज़हब इंसानियत से ऊपर नहीं हो सकता। और हमारे मज़हब का तकाज़ा ये है कि जिसने एक ज़िंदगी ली उसने इंसानियत पूरी तबाह कर दी, और जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने इंसानियत बचा ली। इसलिए ये सब अमल, मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, सब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन इनको सादगी से मनाने से किसी ने मना नहीं किया। अल्लाह ताला ने, हमारे सूरे पाक ने, उन्होंने जान की अहमियत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है कि इनको इस तरीके से मनाया जाए कि किसी की जान को खतरा ना हो। जिसका मतलब यह है कि आप हजूम कम करें, घर बैठ के इबादत करें, घर बैठ के उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जशीली कौम है, तो जब कोई इस तरह के दिन आते हैं, या चाहे वो पॉलिटिकल नेचर का हो, कोई जलसा जुलूस या तो वो फिर हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि इस वक्त हम एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला डॉक्टर साहब, वैक्सीन के हवाले से मैंने पूछना है, इस वेरिएंट को लेके हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो कितनी मौसर हैं? लोग जो हैं वो चूजी होते चले जा रहे हैं कि ये वाली वैक्सीन लगवानी है। सोशल मीडिया को यूज़ करके, लोगों के तासुरात सुन के लोग चाह रहे हैं कि जी कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन ही हो जो वो लगाएं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास जो वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, क्या तमाम की तमाम मौसर हैं? जो अवेलेबल हो सभी को वो लगवानी चाहिए? पाकिस्तान में लोगों के पास फारिग वक्त बहुत है और करने को कुछ नहीं। या तो कोई खेलों में मसरूफ हों, कोई अपनी सेहत का ख्याल करें, वॉक पे चले जाएं, कोई जिम में चला जाए, कोई पार्क में चला जाए, पार्क से उजाड़। तो हम इंटरनेट का बिल देते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कि जो बच्चे, स्कूल के बच्चे से लेके बूढ़ों तक, हम सोशल मीडिया को इस तरह एडिक्टेड हो गए हैं, हम कौम एक एडिक्शन में मुब्तला है। और वो एडिक्शन इनको ये है कि हमारी ये कितनी ये रीट्वीट की जाती है, इसकी दौड़ लग गई है। और वो उसके बीच में सच है या नहीं, हम इस चीज़ का बिल्कुल नहीं ख्याल करते। और हम ये नहीं इसको इतनी सीरियसली लेते कि ये हमारी गैर फितरी अमल करने से, इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से कई जानें चली जाएंगी। देखें, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। अगर आप इसमें, जिसको मैं कहता हूँ कि ये एक विंडो है अपॉर्चुनिटी की, टाइम फ्रेम है, अगर इसमें हमने इस वायरस का किलाकुमा कर दिया, यानी कि 80% लोगों को लगा दी, पाकिस्तान में 16-16.5 करोड़ लोगों को लग गई इफेक्टिवली वैक्सीन, तो इसमें हर्ड इम्यूनिटी हम क्रिएट कर सकेंगे। अदरवाइज ये वायरस अपनी साख बदल रही है, और इतनी बदल ली गई कि जो वैक्सीन हमने पहले लगाई हैं या जो इस वक्त मौजूद हैं, शायद वो गैर मौसर हो जाए। अभी तक उन्होंने अपनी जो एफिकेसी है वो लूज की है इजराइल की स्टडी में और हमारी अपनी स्टडी में भी, लेकिन इतनी लूज नहीं की। अभी भी लगाना ज्यादा बेहतर है ना लगाने से। कोई भी वैक्सीन जो भी इधर गवर्नमेंट की अवेलेबल है, इसमें मत जाएं पिक एंड चूज में। आप जल्द से जल्द जो वैक्सीन है वो लगाएं, क्योंकि आपने वैक्सीन अपनी जात को बचाने के लिए तो लगा ही रहे हैं, लेकिन आप इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाएंगे। आप इस बीमारी को दुनिया से रुखसत करके 2019 की जो ख्वाब जैसी जिंदगी है उसको वापस लौट सकेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो एक ह्यूमन एक कॉज भी है, आपका पर्सनल कॉज के अलावा, कि आपने अपनी जिंदगी और लोगों की जिंदगी बचानी है और हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी है। और अलबत्ता ये बताता चलूँ कि अब हम जिस वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और वैक्सीन भी पाइपलाइन में हैं, लेकिन फिलहाल जाहिर है उनको टाइम लगेगा मार्केट में आते हुए, और वो डेल्टा वेरिएंट और इन बाकी म्यूटेशंस के खिलाफ मुअस्सर हैं। लेकिन जो पुरानी वाली हैं वो भी अभी इतनी मुअस्सर हैं कि उनको लगाने का फायदा ज्यादा है, ना लगाने का नुकसान है। अगर आप ये फायदा देखना चाहते हैं कि आपको लगा के बीमारी नहीं होगी, तो वो कम हो चुका है फायदा।
ये मैं इसलिए वैक्सीन लगवाऊंगा, या मैं सब अपने बहन भाइयों को आपके जरिए कहूंगा, वो इसलिए वैक्सीन लगाएंगे कि अगर वो बीमार हो गए तो उनकी जान को खतरा नहीं होगा, उनको वेंटिलेटर पे नहीं जाना पड़ेगा, उनको ऑक्सीजन पे नहीं जरूरत पड़ेगी, यानी कि सीरियस डिजीज से बचाने के लिए लगाऊंगा। बीमारी शायद उनको फिर भी होगी लगाने के बाद भी, तो यही बहुत बड़ी चीज है कि अगर उनको बीमारी होगी तो माइल्ड टू मॉडरेट रहेगी। और मैं समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी भी ये खो देंगे, अगर बहुत देर कर दी तो फिर वैक्सीन लगाने का, इन वैक्सीन का कोई फायदा नहीं होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर हमारे पास है जी नेक्स्ट, जो कि हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तबादले जो हुए हैं, 6 सेक्रेटरीज, कमिश्नर और 11 डीसीज जो हैं वो तब्दील हुए हैं, और ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक जिनको ओएसडी बना दिया गया, और उनकी जगह पर उमर शेर डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात हुए हैं। किस बुनियाद पर ये तबादले हुए हैं उमर? ये ना बिल्कुल बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि हाँ। जी डीसी लाहौर रातों रात जो ट्रांसफर हो गए, इनमें से अक्सर पर करप्शन के इल्जाम, अच्छा, अक्सर पे करप्शन के इल्जामात हैं, अच्छा। इसलिए इनको चेंज किया गया। अब डीसी लाहौर की भी सुन लें। रियाज मलिक साहब जो है, इनको मुदस्सिर रियाज मलिक साहब को 2 दफ़ा चीफ सेक्रेटरी साहब ने, जवाद रफीक मलिक साहब ने वार्निंग दी कि आपकी जो है वो परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, और आपकी जो एसीज की परफॉर्मेंस है वो भी ठीक नहीं जा रही। अब मैं और आप लाहौर के रहने वाले हैं, हमें अच्छी तरीके से पता है। मैं आपको बता देता हूँ कि कृष्ण नगर बाजार में वहां से तजावजात का खात्मा नहीं हो सकता, ये पैसे लेते हैं उनके तजावुजात, आपका प्राइस कंट्रोल वाज द मेन इशू, प्राइस कंट्रोल वाज द मेन। अच्छा, अब ये जो नए डीसी लाहौर आए हैं, इनका ताल्लुक कहाँ, ये लास्ट इनकी डीसीशिप कहाँ थी पता है आपको? नहीं, बिल्कुल मियां वाली थी। अच्छा, वो किसका शहर है? तो डीसी, इसका मतलब ये है कि जो हम तो लाहौर के हवाले से भी बात करें, जो देखिए हमारा कंसर्न ये है कि शहर के मामला, शहर के, अभी मैं दूसरों पे आपको बता रहा हूँ कि करप्शन के इल्जामात लगे, इन्होंने जी रद्दोबदल वो कर दिया, ए को बी और बी को ए में कन्वर्ट किया। बात ये है कि फिर बात आ रही है, उमर शेर चट्ठा साहब आगे, अल्लाह ताला करे कि वो लाहौर की बेहतरी के लिए काम करे, लेकिन आप मियाँ वाली से रहे हैं, इसका मतलब है लाहौर के लिए क्या पहले मियाँ वाली में अच्छा वहाँ पे मामलात करने पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि 6 सेक्रेटरी, 3 कमिश्नर, 11 डीसी तब्दील कर दिए गए, रातों रात अचानक किए गए, और फिर ये अंडर कंसिडरेशन था कुछ लोगों का, और उन पर जो है वो करप्शन के चार्जेस थे। आप तो बड़ा दावा करते थे कि आपने जो आपकी हुकूमत है वो गुड गवर्नेंस लाएगी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी किस्म की भी कोई गवर्नेंस नहीं दिखाई देती। बस तगड़ी सिफारिश होनी चाहिए, सूबाई वज़रा की, पीटीआई के अहम रहनुमाओं की पोस्टिंग्स मिल जाती हैं, वो या आप सीएम ऑफिस में आपके अच्छे ताल्लुकात हों तो फिर सारे मामलात हो जाते हैं। बात यह है कि हमने तो लाहौर से कंसर्न है, मेन लाहौर का हाल इस वक्त इंतहाई बुरा हो चुका है। अब ब्यूरोक्रेसी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 दफ़ा डीसी लाहौर को जो है वो वार्निंग दी गई। इसी शहर के कमिश्नर है ना कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, वो भी तो काम कर ही रहे हैं ना। वो उनके हमने देखा कि उन्होंने सेहत के मामले में, खसूसन कोविड के दिनों में उन्होंने बेहतरीन फैसले किए, तो वो भी तो ब्यूरोक्रेट ही है ना, वो भी इसी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। तो और लोग क्यों इस चीज़ को, पैटर्न को फॉलो नहीं करते? असल बात ये है, अब यहाँ पर सिफारिशें होनी चाहिए, या तगड़ी सिफारिश हो, पीटीआई के अहम रहनुमाओं के पास आपके अच्छे ताल्लुकात हों, उनको खुश करें, ये तो फिर आप पोस्टिंग ले सकते हैं। अब डीसी लाहौर जो आए हैं, हम तो तवक्को यही करते हैं लाहौरिये होने की हैसियत से कि वो लाहौर की बेहतरी के लिए जो है वो काम करे। लेकिन लाहौर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आप देखें, कहीं पे भी चले जाएं, शादरा चले जाएं, गजूमता चले जाएं, मैं आपको लाहौर की 5-7 जो मेन साइड्स हैं, जैसे ठोकर न्याज बेग हो गया, सुंदर हो गया, भसीन या दरोगे वाला के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर तजावज़ात की मुख्तलिफ मकामात, मार्केट्स देख लें, भरमार है। प्राइस कंट्रोल का कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। वही आप ऑफिसर्स, वो जो इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, जो निचले लेवल पर आप ऑफिसर्स। अच्छा हाँ, एक अहम बात, डीसी लाहौर जो हैं वो 18वें ग्रेड के हैं। ये हाँ, डीसी लाहौर जो हैं वो 18वें ग्रेड के हैं। अभी 20वें ग्रेड के हैं सीईओ एजुकेशन, आई थिंक उनका भी ग्रेड 20 है। अब आप देखें, इस चीज़ों को तो आप कहते थे कि मेरिट की बात करते थे, वो कहाँ है? आप तो बड़ा दावा करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मेरिट लाएगी, और 3 साल के बाद आप जो कर रहे हैं वो दुनिया के सामने आज, बल्कि सुने रिपोर्ट भी पेश करें, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के जो है वो पीटीआई अपनी 3-3 साल परफॉर्मेंस को आज वो दिखाएगी भी, बताएगी कुछ दिन तक। लेकिन बात ये है
कि हम जब ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात करते हैं तो इसमें बिला इम्तियाज़ उन ऑफिसर्स को मेरिट पर सीटें देनी चाहिए थी जो आपका दावा था। हम तो आपको आपकी ही बातें गुफ्तगू याद करा रहे हैं, यादें माजी है अजाब यार अब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। अच्छा जी, लाहौर का डीसी नया आना, पहले वाले डीसी साहब की अगर हम कारकर्दगी देखें, ओवरऑल जो है वो लोग परेशान रहे थे। हमारे यहाँ पोलियो की मुहिम भी चल रही, कोविड के हवाले से भी जो था वैक्सीनेशन सेंटर पर भी ड्यूटियाँ थीं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो उसमें क्या हो रहा था, कोविड पोलियो की वजह से कुछ चीज़ें नज़रअंदाज हो रही थी और बहुत बुरी तरह। आपने तजावुज़ात के मसले की तरफ रोशनी डाली, बहुत बड़ा मसला है और हमने इस पर कुछ नहीं होता देखा। हमने प्राइस कंट्रोल, महंगाई के बाद लोगों की चीखें निकल गई कि माफिया इतना सरगर्म है कि इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, LPG की कीमतों को रेगुलेट नहीं करा सके। फिर हमने जगह जगह पर देखा कि लोग जो है मसाइल की निशानदेही, चीनी की कीमत नहीं रेगुलर वो करा सके, उस पर अमल दरामद नहीं करा सके। इसी तरीके से माह रमजान, पूरा माह रमजान ले लें, उसके बाद आप दीगर भी देखें तो यहाँ पर किसी किस्म के भी कोई हुकूमत की जो कंट्रोल या रिट जो होती थी, गवर्नमेंट रिट, वो कहाँ दिखाई देती। प्राइस कंट्रोल, मैंने जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने 2 दफ़ा डीसी लाहौर को जो साबिका हो गए अब तो उनको जो दो दफ़ा वार्निंग दी थी, उन्होंने कहा मीटिंग्स के दौरान, है ना, मीटिंग के दौरान बात कह देना, वो बात निकल आती है कि आपकी भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं और आपके जो एसीज हैं उनकी भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है प्राइस कंट्रोल के हवाले से। तो इसका मतलब तो ये है कि जब आपको वार्निंग 2 दफ़ा मिल गई और उसके बावजूद आप परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है कि मेरिट बड़ा अहम मैटर करता है। अब डीसी जो नए लाहौर आए हैं, जो 18वें ग्रेड के हैं, कैसर खोकर साहब अभी हमें बता रहे थे कि 18वें ग्रेड के जो डीसी लाहौर हैं वो जो हैं अब वो आए यहाँ पर। अल्लाह करे, हम तो दुआ करते हैं कि लाहौर की बेहतरी के लिए काम करें, क्योंकि लाहौर तो इस 3 साल में अगर हम बात करें ओवरऑल तो बड़ी बुरी तरीके से नज़रअंदाज हुआ है। लाहौर के लोगों को पता नहीं क्या गुज़िश्ता वो नून लीग को वोट देने की सज़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन अक्सर नून लीग के हैं, या लाहौर के लोगों के साथ जो हो रहा है वो तो सब लोग जानते हैं कि मट्टी धूल नजर आ रही होती है, कोई खड्डा पड़ जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता। लाहौर के सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की तब्दीली हुई है, तो हम अगर तालीमी इस्लाहात देखें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सारा असलम साहिबा को तब्दील किया गया और सारा असलम से रिलेटेड भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इशूज़ चल रहे थे, जो वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर मसला हुआ, वैक्सीनेशन की फराहमी के हवाले से। तो आई होप कि ओवरऑल मामला जो हैं कुछ बेहतर होंगे, वो चाहे तालीम है, वो चाहे सेहत है, वो फिर शायद शहर के मामलात हैं। उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, उम्मीद तो हमेशा करनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और अगर तनकीद की भी जा रही होती है तो मुस्बत वे में वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है, और बेहतरी ही लाएंगे तो माशरे में बेहतरी होगी। लाहौर के लिए खसूसन अगर कोई बेहतरी होगी तो वो शहरियों के लिए बेहतरी होगी। अब एजुकेशन सेक्टर की जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, उसके भी हालात सामने ही हैं। फिर पोलियो मुहिम जो है वो भी मुतासर रही, वो भी हमने देखा। फिर जिस तरह वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो हालात रहे वो भी देखने में आया कि किस तरह लंबी लाइनें लग गई, वहाँ पर जो है वो बदमज़गी भी हुई। तो लेकिन फिर भी अभी हम बात करें तो जो लोग भी नए अपॉइंट हुए हैं, नई नई असाइनमेंट्स इनको मिली हैं स्पेशली, उनके लिए तो बेस्ट लक ही कह सकते हैं इन शॉर्ट। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि लाहौर के साथ अभी तक 3 साल में अगर ओवरऑल बात की जाए तो कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ। लाहौर को बिल्कुल बुरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया है, और जिस तरीके से इस शहर को फूलों का, बागों का शहर बना दिया था। अन्ना मैंने अपनी आंखों से अभी भी देखा है, मैं पिछले दिनों तो हम इसको बड़ा हाईलाइट भी करते रहे, और कि कूड़ा अभी भी पड़ा हुआ है। ये कि मैं आपको मैं इलाकों के नाम बता देता हूँ, शादरा में, संत नगर में, शाद बाग में, इसे बदामी बाग वाली साइड पे चले जाए, सुंदर पे चले जाए, दरोगे वाला कूड़ा, बल्कि ओवरऑल शहर के इंतजामी मामलात मुझे लगता नहीं है वो लाहौर है। मैं तो इसलिए इनसे नाराज हल्का सा बिल्कुल होते हैं, अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं इस प्रोग्राम या जिस प्लेटफॉर्म पे भी, कि देखिए हमें तो अपने शहर से कंसर्न है। आप इल्जाम लगाते रहे कि इस शहर के साथ जो है वो बहुत इसको सारे फंड मिल जाते थे, नून लीग के दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ इस पे खास मेहरबान था, नवाज शरीफ खास मेहरबान था। लेकिन बात वहां पर आ जाती है कि जिन्होंने काम किया उनकी तारीफ है। लाहौर में आप देखिए लोकल लोग, लाहौर से, मेरा ताल्लुक लाहौर से, आपका लाहौर से ताल्लुक है, हमारे अलावा मोस्टली लोग जो हैं वो आप किसी जगह पे भी चले जाएं, कोई गुजरात से है, कोई और शहरों से है, कोई जनूबी पंजाब से बड़ी तादाद में लोग हैं, तो लाहौर सबका है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ओवरऑल यहाँ पर इंतजामी मामलात अच्छे होंगे तो लोग भी खुश होंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, एक बार फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। खबर यह है जी, लाहौरियों की बिल आखिर सुनी गई। मैं तो ये कहूँगी
49 डबल डेकर बसों के लिए 37 करोड़ रुपए मंजूर। जिना और सर्विसेज में इमरजेंसी टावर बनेंगे। वक्त की अहम ज़रूरत है ये चीज़ें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालात हैं हमने आपसे के साथ जिक्र भी किए, और 2 दिन पहले उस्मान अलीम की जो खबर थी वो हमने आपको डिटेल में बसों के हालात भी दिखाए कि LTC की बसों के हालात क्या हैं। अब ज़रा कंपैरिजन कर लें उन बसों का और ये जो बसें दिखाई जा रही हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे लिए तो बहुत खुशी की खबर है अगर ये बसें आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती नजर आएँ। उमर क्या कहते हैं? अना, मुझे तो इस पे है कि लाहौरियों की सुनी गई। मैं समझता हूँ कि ये इससे आगे जाना चाहिए। 3 साल हो गए ना, ये कोई बात नहीं है कि लाहौरियों की सुनी गई। ख्वाब तो मेरिट के दिखाए गए थे, और हम यहाँ पर बात इलेक्ट्रिक बसों की। ये वो शहर है बिल्कुल जहाँ पे मेट्रो बस मौजूद है। ये वो शहर है जहाँ पे ऑरेंज लाइन जैसा बेहतरीन जो है वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत जदीद मैसर है। जितनी मर्जी उस पर तनकीद करें, मुझे याद है मैं और सीमल हाशमी प्रोग्राम किया करते थे, तो मैं हमेशा तनकीद करता था ऑरेंज लाइन पर। लेकिन देखें, जो चीज़ें काबिल तारीफ हो उनकी वो माननी चाहिए। ऑरेंज लाइन में ऐसा ट्रैवल जब सफ़र करते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे लंदन में आप वो जो ट्यूब में सफ़र कर रहे होते हैं, तो सेम वही ट्रैवलिंग है। अब बात करें यहाँ पर, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे याद है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज जाते थे, तो उसके बाद डेविस रोड पे भी जाना कृष्ण नगर से, तो वहाँ पर न्यू खान बस सर्विस होती थी। बड़ा बेहतरीन सफरी सहूलियात थी। उसके बाद इन नून लीग के दौर में हुकूमत में शहबाज शरीफ का जो था, उसमें उन्होंने ट्रांसपोर्ट में बेहतरी लाई, लेकिन इस बसों वाले सिस्टम में इतनी कोई बेहतरी नहीं ला सके, लेकिन फिर भी बेहतरी लाए थे। इसके बाद इनके दौरे हुकूमत में अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही नजर नहीं आता। आज 37 करोड़ इशू होंगे, कब ले इशू होंगे। इस दौरे हुकूमत में हम मेट्रो बस के हालात देख रहे हैं। मेट्रो बसें मैंने खुद, आपने भी देखा है, बल्कि आप भी यहीं की यहाँ पे रहते हैं, कि यहाँ पर हम कई दफ़ा रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो बस रुक गई, धक्का लग रहा है। फहाद मुगल, मुझे याद है अच्छी तरीके से, वो शादरे से आ रहा था, तो वो बेचारा बड़ा कंसर्न होता है कि मेट्रो बस कभी वो रुक गई, कभी धक्का लगा के खुद आ रहा है। यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग, इस शहर के साथ कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। 1.25 करोड़ से ज़ायद आबादी का ये शहर है। आज आप 3 साल के बाद, है ना, 3 साल के बाद 37 करोड़ मंजूर हुए हैं। अब मंजूर हुए हैं, फिर कोई ना कोई रखना जो होता है वो रुकावट आ जाती है। ये तो फौरी तौर पर करने वाले मंसूबे थे। 3 साल के बाद 37 करोड़ को इतनी बड़ी हुकूमत के लिए रकम नहीं है। और लाहौरियों को उस शहर में, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर रहते हैं, वो चाहे वो कराची का हो, चाहे वो जनूबी पंजाब, जिसको ये बड़ा फोकस करते हैं, जनूबी पंजाब के जो भी बासर लोग हैं ना, मेरे से आप शर्त लगा के मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, जो भी वहाँ पे बासर और थोड़े से कोई बेहतर, जैसे कहते हैं माली तौर पे बेहतर लोग हैं, उनका घर लाहौर के अंदर होता है। ये वो लाहौर है जिसने पूरे पाकिस्तान के लोगों को जगह दी हुई है। लेकिन इस लाहौर के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जब इनका अपना दौरे इक़्तिदार आया तो कहते थे कि जी, पहले कहते थे शहबाज शरीफ ने शहर पे सारे फंड लगा दिए, और अपना दौर आया तो इस शहर के साथ जो है वो बदला लिया गया, जुल्म किया गया। अब 37 करोड़ 3 साल के बाद मंजूर हुए। उस्मान अलीम की आप जो रिपोर्ट बता रहे थे, बसों के कितने बुरे हालात हैं। मैंने बताया ना, मैंने खुद सफ़र करता रहा हूँ इन बसों के अंदर। हमने देखा बेहतरीन सफरी सहूलियात थी, लेकिन इन्होंने तो आके सब कुछ ही इस तरह करते हैं जैसे कोई लाहौर कोई किसी दूसरे मुल्क का हिस्सा है। लाहौर वो शहर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कि जिसमें जनूबी पंजाब के लोग भी रहते हैं, क्योंकि ये नारा लगाते थे। वज़ीर आला पंजाब का ताल्लुक जनूबी पंजाब से, और इमरान खान साहब ने अपना, उनका घर भी यहीं पर इसी शहर के अंदर है। तो उन्हें देखना चाहिए था उन्होंने लाहौर के साथ सलूक क्या किया है। अब इन 37 करोड़ जो इशू हुए हैं, कब बनेंगे, कब बसें आएंगी, आपने एंड पे देने, क्या नाम है, इलेक्शन से कुछ 4 महीने पहले, 6 महीने पहले लोगों को, लाहौर के लोगों को सहूलत देनी है। आपको तो इमीडिएटली करना चाहिए था। आपके अपने वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपकी तारीफ कर रहे होते। जिस दिन ये बस चलेगी, बसें आएंगी और चलेंगी, मैं और अना, मेरा वादा है कि हम आपकी बड़ी तारीफ करेंगे, हम कहेंगे बेहतरीन किया, लेकिन लेट हो गए। हाँ जी, बहुत लेट हो गए। ये देखें, दूसरा इसके साथ जो जिस तरह का है कि जिना और सर्विसेज में, अस्पतालों में जदीद सहूलियात भी देंगे, सीएम साहब ने कहा है। जिना और सर्विसेज, और ये शहर के वो हॉस्पिटल है। नाज़रीन, आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, और यहाँ पर इमरजेंसी टावर की अहमियत क्या है, कितना ज़रूरी है, उमर कहिएगा। देखिए, बिल्कुल है ना, सेहत के हवाले से भी फिर हम जब बात करते हैं तो हमेशा से ये अल्फाज आपको याद होंगे कि PTI वो कहती थी कि सारे फंड जो हैं वो सड़कों और पुलों पर लगा दिए जाते हैं। हम सेहत में जो है वो हम इनकलाब लाएंगे, सेहत के शोबे में बेहतरी करेंगे। मुझे पता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस पर, कि अद्वियात नहीं मिलती। वो कहते हैं, पर्ची लिख के दे देते हैं सादा से कागज़ पे कि जी आप बाहर साल से ले आए। और डॉक्टर्स, मेरे एक बड़े करीबी अच्छे डॉक्टर जानने वाले थे, उनसे मैंने पूछा तो कहते हैं यार हमें खुद समझ नहीं आती, यहाँ पे हर थोड़े अरसे के बाद मेडिसिन, जिस तरह उन गुज़श्ता दौरे हुकूमत में था
कि हमें पता होती थी 6 महीने का स्टॉक पड़ा है या यही मेडिसिन आने, तो कहते हैं मेडिसिन भी बाजू का उन्हें फार्मूला चेंज करना पड़ जाता है। या तो ये तो हालात है इस वक्त अस्पतालों के। तो अब 3 साल हो गए, अगर ये वो हुकूमत है ना जो जिसने कहा था कि 100 दिन में तब्दीली, 100 के बाद 3 महीने, फिर साल, 2 साल, 3 साल बाद, और आज भी ना गे कर देंगे, आज भी हम उससे बाहर नहीं निकल रहे। और दूसरी बात, खैर वो पॉलिटिकल हो जाती है, वो नहीं हम करते, लेकिन फिर भी आप ये यहाँ पे ये देखें कि अब ना प्रैक्टिकल मंसूबे दिखाने चाहिए। मैं एक कल पीटीआई के रहनुमाओं की आपको ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू बता रहा हूँ कि वो भी अब परेशान हो चुके हैं कि ये कर क्या रहे। ग्राउंड रियलिटीज है ना, तो उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, वो तो सभी को नजर आ रही हैं, आप माने या ना माने। उमर हमारे साथ मौजूद है, अगली खबर की तरफ हमने जाना है, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली खबर हमारे पास सेफ सिटी के कैमरों का हम अक्सर तस्करा करते रहते हैं, नाकारा हैं, और अब जो निशानदेही की गई है वो ये जी एलईडी लाइट्स स्क्रीन्स जो लगाई गई थी और वो मैसेज फराहम करती थी लोगों को। अलबत्ता वो जब ऑपरेशनल थी मैं तो उनके तब भी खिलाफ थी, डिस्ट्रैक्ट उससे बहुत ज़्यादा लोग हो रहे थे। अब वो बंद हो गई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे पैसे उन पर लगाए गए, लाखों रुपए खर्च किए गए, अब उनको क्या बंद रखने के लिए सजावट के तौर पर रखा गया है, क्या उसका कोई प्लान आगे बनाया भी जा रहा है? इस पर आते ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सेफ सिटी के कैमरे किस कदर मौसर हैं, शहर को सेफ रखने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, उस पर तो हम बारहा जो है वो बात करते रहते हैं, और बात करते नहीं सिर्फ आपको दिखाते भी हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं पर कुछ हो जाए तो ये कैमरा कितना जो है हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अब जी निशानदही की है जी, साई साहब की ये खबर है और इनके मुताबिक जी एलईडीज़ जो हैं इसके हवाले से हुकूमत को आगाह किया गया है। गैर मुल्की कंपनी से मामलात बेहतर होने तक खुद ठीक नहीं कराई जा सकती, सेफ सिटी हुक्काम का ये कहना है, और मेरे ख्याल से हार्डली ये कुछ ही महीने चली हैं। उमर क्या कहेंगे? ना मुझे वो हंसी भी मुस्कुराहट भी है कि क्या कहें इस हुकूमत के ऊपर। एक इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है सेफ सिटी, बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है। देखिए उससे आपको सेफ्टी का एहसास होता है। आपने चालान भेजे हैं फिलहाल, हाँ वो भी आपने बस कोई जा रहा था, आपने पैसे कमाने का एक तरीका बनाया, लेकिन चलें 66 एलईडीज लगती हैं और आप उसकी रेशो देखें तो इसका मतलब है 90% से ज़ायद एलईडीज जो हैं वो ख़राब हो गई। आपके पास मेंटेनेंस नहीं है, आपके पास देखिए जब आप कोई सिस्टम लगा रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, और ख़ुसूसन शहर के लिए, हुकूमत के लिए, आवाम के लिए जब होता है, तो उसमें आप पहले ये देखते हैं कि अगर ये इसके क्या अगर ख़राब हो जाएगा तो हमारे पास क्या इंतज़ामात हैं। 66 में से अली साई साहब के मुताबिक जिस तरह ख़बर है कि 60 जो हैं वो एलईडीज़ ही ख़राब हो गई हैं, और जब तक अब गैर मुल्की नहीं है, वो माहिरीन नहीं आएंगे, वो ठीक नहीं होगा, वो एक अलहदा खर्चा है, वो पैसे तो आप लोगों को तो पास तो खुद समझना चाहिए। अच्छा आप ट्रेनिंग करवा दें सेफ सिटी में। आप कुछ लोगों को जब ये आप प्रोजेक्ट लगा रहे थे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड लोग हैं, आईटी में तो हम बड़े एक्सपर्ट लोग हैं हमारे देखिए वो तो बेचारे यूथ जो, लेकिन उमर कैमरास के तो पासवर्ड इनके पास नहीं है, जब तक पैसे नहीं देंगे मेंटेनेंस का काम नहीं हो सकता, और मुझे लगता है इन एलईडीज के साथ भी यही चीज़ देखिए ना। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 66 में से 60 ख़राब हो जाना, इसका मतलब है चले वो एक चीज़ मशीन होती है वो ख़राब हो जाती है, इस पर वो हम बात नहीं करते, क्योंकि घरों में भी आपको पता है कि अक्सर जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ होती है वो चलने पर आए तो 50 साल चल जाती है, और ना आए तो 5 मिनट मसाइल आ जाते हैं। लेकिन आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, उनको पासवर्ड और उनके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसका तो मतलब हम ब्लैकमेल हो जाएंगे अगर कि हमारे पास पासवर्ड ही नहीं है, तो फिर हम उनका इंतजार करते रहें, और इतनी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है करोड़ों रुपए की वो सारी ज़ाया, और जो शहरियों के लिए। लेकिन अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए। वो बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की कि सेफ सिटीज़ के कैमरों का क्या हाल है, उस पर तो बात ना ही करें तो बेहतर है, कि जो इतना बुरा हाल कर दिया लोगों ने कि मेनटेन नहीं कर सके। गुज़िश्ता अगर हुकूमत ने कोई देखिए वट एवर, अगर परवेज़ लाई के दौर का हुकूमत का अच्छा मंसूबा था उसको कंटिन्यू करना चाहिए। पीपल्स पार्टी का अच्छा मंसूबा है, नून का है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो हुकूमत भी अच्छा काम करेगी उसको अप्रिशिएट करना, और उन मंसूबों को आगे लेके चलना चाहिए। ये इससे ताल्लुक अवाम का बराह रास्त है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल स्कोरिंग होती है। ये एक बेसिकली साजिश होती है कि देखें हम ये जाहिर कर सकें कि देखें गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो है वो इस तरीके से फ्रॉड होते रहे, और ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबा नहीं था। जबकि सेफ सिटी और मैं समझता हूँ ये एलईडीज़ वाला मंसूबा भी अगर लगाया गया है तो ये अच्छा मंसूबा था। कई लोगों को एड्रेस नहीं पता होता, या इस तरह कई लोगों की हेल्प मदद हो जाती है ना इस सारे मंसूबे के तहत। तो लेकिन 66 में से 60
LEDs का ख़राब हो जाने का मतलब ये है। बिल्कुल, ये सवालिया निशान है जी। हमारे पास उम्र वक्त कम है और कुछ 15 की कारकर्दगी भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। ये टिकटॉकर केस के हवाले से हकायक छुपाने का इंकशाफ हुआ। तो हमारे हालात हैं कि हम किस तरह से जो असल चीज़ें हैं उन पर पर्दा डाल देते हैं सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए। 15 पर 33 कॉल मौसूल हुई। हम कहते हैं 15 इतना मौसर है, यहाँ से खुदा ना खास्ता कोई आपको इशू हुआ, आप कॉल करें, आपके पास पुलिस आ जाएगी। ये 33 कॉल्स मौसूल हुई हैं। देखिए बिल्कुल ये बड़ी बात है कि एक ये तो मीडिया पे काफ़ी हाइप क्रिएट हो गई, तो उसके बाद ये इशू हुआ। वरना कितने लोग हैं जो हैं वो हमारे आम शहरी जो हैं वो फ़ोन करते भी हैं और फिर वो बाद में यही कहते हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब 33 कॉल मौसूल होने का मतलब है मुसलसल कॉन्टीन्यूस कॉल्स की गई। और उसके बाद हम उस जगह की बात करें, किसी जंगल या गाँव की बात नहीं कर रहे। मीनार पाकिस्तान वो मकाम है जहाँ पर साथ ही जो है पुलिस स्टेशन जो है वो बिल्कुल करीब है, साथ ही है, और उसके बावजूद ना पहुँचना ये संगीन गफलत है। लेकिन बात वही है ना, जब तक एग्जाम्पल्स सेट नहीं की जाएगी। बिल्कुल, और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा लाहौर में जब गुफ्तगू की तकरीब में, तो उन्होंने कहा कि जी नई नस्ल की तबाही है, तबाही की तरफ सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। एक बात पे बड़ी मुस्कुराहट आई थी कि जब वो मैंने देखा, क्योंकि हम तो मसरूफ रहे, लेकिन फिर भी कि उस्मान बुज़दार साहब आप इतना काम करते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। ये मुझे लगता है अंजुमन बाहमी सताइश जो एक दूसरे की तारीफ करना है वो इतना तो बनता है। उम्र करने दे कोई बात नहीं। खैर जो करते हैं काम वो नजर भी आ जाते हैं। खैर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट की तरफ जो है वो रोशनी डालना चाह रही हूँ। बिलाशुबा उनकी नज़र में ये तमाम तर मामला है, तो उन्होंने कमेंट भी किया, लेकिन ये जो 15 पर कॉल्स हैं और जो जिस तरह से ये इंकशाफात हो रहे हैं कि एक दूसरे की जो चीज़ें हैं वो छुपाई जा रही हैं, इस पर भी किसी को नोटिस लेना चाहिए। इन हुकाम में से खुदा ना खास्ता माजी आगे अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है, हमने उसकी रोकथाम के लिए भी तो प्रॉपर प्लानिंग करनी है ना, कि आपकी 15 पर कॉल्स मौसूल हुई, आगे से आपके कोई सुनने वाला ही नहीं था, फिर क्यों ये हेल्पलाइंस बनाई गई हैं? बिल्कुल बात तो दुरुस्त है आपकी कि जब 33 कॉल्स का, मैं बार बार उसी फिगर पर आ रहा हूँ कि देखें ये 33 कॉल्स का मतलब है कॉन्टीन्यूस कॉल्स रिसीव हुई उन्हें, और उसके इतनी कॉल्स के दौरान मेरा तो ख्याल है 10 से 12 कॉल्स के दौरान मौके पर पहुँच जाती पुलिस, तो इस तरह के हालात या इस तरह का वाक़या इतना संगीन हद तक ना होता। क्योंकि पुलिस का एक खौफ तो है, ऑब्वियसली उनका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उनका कानून नाफिज करने के हवाले से एक अहम किरदार भी है माशरे में। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि जब हम डिले की बात कर रहे होते हैं तो फिर ना वो यही आता है कि फिर इन हेल्पलाइंस का क्या फ़ायदा। ये अवाम की मदद के लिए ना, हमारे और आपके और ये जो लोग देख रहे हैं इनके टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल ऐसे ये चीज़ देखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ये हेल्पलाइन इस तरह से फौरी मौसर नहीं होंगी तो फिर क्यों ये बनाई गई हैं? सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि जी शहरियों की मदद के लिए कोई हेल्पलाइन है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़े तो फिर उसकी हकीकत क्या है वो भी सामने आ गई। थैंक यू सो मच उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमने ब्रेक लेनी है, आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद शो में आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में इंतहाई अहम मामले पर हम जो है गुफ्तगू करने वाले हैं। अहम मामला इसलिए कह रही हूँ कि लोगों की रहनुमाई कहीं ना कहीं करना इस मामले पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई परेशान होता है और परेशानी में आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, और ये मामला ऐसा है, हम जिक्र करने वाले हैं जी इनफर्टिलिटी के हवाले से, बांझपन के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि जी जदीद इलाज मौजूद है, और अगर इलाज है तो किस तरह से वो इस इलाज से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम इस तमाम मामले पर रोशनी डालेंगे। जदीद इलाज इसका कौन सा मौजूद है, क्या तरीक़ेकार है, कौन सी बेस्ट जगह यहाँ पर मौजूद हैं शहर लाहौर में, जहाँ पर आप जाकर भरपूर तरीके से जो है वो अपनी रहनुमाई भी करवा सकते हैं, इलाज भी करवा सकते हैं। हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। मेडिकल डायरेक्टर फ्रेंड्स IVF सेंटर हैं जी, हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर समीना हक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, अपनी मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। शहर लाहौर में नया सेंटर है जो कि ये चला रही हैं और जदीद सहूलियात का हामिल ये सेंटर है, तो अपनी मेहमान से पूछ लेते हैं कि किस तरह से ये सेंटर जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा कि इंतहाई अहम मामला है, एक्चुअली लोग इससे परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर परेशानी का ये आलम होता है आपके पास ऑप्शंस भी मौजूद हों, सोशल मीडिया भी आपके पास मौजूद है, कहीं ना कहीं लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले वजूहात की तरफ आ जाते हैं, क्या समझती हैं क्या वजूहात हैं बांझपन की? पिछले 50 सालों में बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी
बड़ी है और मैं इसको एट्रीब्यूट करती हूँ जो हमारी साइंस की जो इतनी तरक्की हो गई है और हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे ये मोबाइल्स हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा गांव में तो अब इतनी इनफर्टिलिटी है, और मैं इसको एट्रीब्यूट करती हूँ पेस्टिसाइड्स जो इतने खेतों में इस्तेमाल होते हैं, उनके जो केमिकल्स हैं वो स्पर्म्स, जो मेल के स्पर्म्स हैं, उनकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल हैं। तो ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन्होंने इनफर्टिलिटी, बांझपन के लेवल को इंतहाई तौर पे बढ़ा दिया है। पूरी दुनिया में 15 से 20% इनफर्टिलिटी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कि पाकिस्तान में इससे ज़्यादा शरह है। और ये मैं आपको बता दूं कि यंग लड़कियों में अब एग्स जो हैं वो कम अज़ कम मौजूद हैं, ओवरीज़ का साइज़ श्रिंक हो रहा है, और मैं समझती हूँ कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। आपका जो लाइफस्टाइल है वो इतना तब्दील हो गया है पिछले 50 सालों में कि हम रातों को जाग रहे हैं, दिन को सो रहे हैं, और 10 से 12 बजे और 12। आप समझती हैं ओवरऑल ये जो चेंजेस हैं ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से? Exactly. तो हमने अपने लाइफस्टाइल में किन चीज़ों को जो है फोकस रखना है? बहुत सारे लोगों का ये इशू है, तो फिर आपको शुरू से ही क्या अपने बच्चों की, जब बच्चियों की परवरिश करनी है तो इन चीज़ों को देखना है? परवरिश से पहले ही बेटा, अच्छा, इंट्रा यूट्राइन, अगर माँ एनवायरमेंटल फैक्टर्स टॉक्सिक के अंदर है, मौजूद है, वो अपना लाइफस्टाइल को तब्दील नहीं करती, अपनी डाइट, अपनी जैसे कि मेकअप और चीज़ें और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों पे अब हम आ गए हैं, और वो इंट्रा यूट्राइन जो बच्चा, बेटा या बेटी उसके अंदर पल रही है, क्योंकि आप हैरान होगी सुन के कि जो अंडे हैं वो पैदाइश से पहले ही औरत के बन चुके होते हैं, वो एडल्ट एग्स होते हैं। जब एक बच्ची पैदा होती है तो हम उन एग से टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं। सही, ठीक है। तो वो एग्स जो हैं वो पड़े एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं इतने ज़्यादा इंट्रा यूट्राइन, अगर उसकी माँ जो उसको पैदा करने वाली है, अगर वो अपने आप को इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट से नहीं बचाएगी तो उसका जो बेटा पैदा हो रहा है उसके स्पर्म्स भी इफेक्टेड होंगे, उसके टेस्टिकल्स अफेक्टेड होंगे, वो शायद अच्छे स्पर्म्स नहीं बना सकेंगे बड़े होके, शायद डिफेक्टिव हों, फॉर्म्स उसकी ठीक ना हो, या वो एक्टिव ही ना हो, या बन ही ना सकें, वो जो एपिथेलियल सेल्स जो वो स्पर्म्स बनाते हैं वो डैमेज ही हो गए हों। तो ये इंट्रा यूट्राइन से शुरू होता है, और उसके बाद जाहिर है बचपन में उनकी जो अपब्रिंगिंग है, हम अपने बच्चों को रात को जगा रहे हैं, दिन को सुला रहे हैं, तो ये जो बॉडी का सिस्टम है हमारे लिए, ह्यूमंस को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है, ये हमें रात को रेस्ट करने के लिए है, तभी हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक रहता है और हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो रात के आराम में डेवलप होते हैं। यानी एक कुदरत का जो निज़ाम है उसको तो आपको फॉलो करना है और नेचुरल चीज़ों पे आ जाए। आज से 50 साल पहले हम बांझपन का ज़्यादा सुनते नहीं थे, अब हमारे पास रश है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स पे रश है, और इट इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग आप लोगों के लिए कि मेल इनफर्टिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, मैं इसी तरफ आने वाली थी। हमारी एक कम्युनिटी का, सोसाइटी का एक कह लें कि वो बन चुका हुआ है ना अलमिया, कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो आपको ज़्यादा जो कसूरवार है या आप वो लड़की की तरफ जा रहे होते हैं, इलाज कराना है तो फौरन लड़की का कराना है। बिल्कुल, ये कितना ज़रूरी है कि आप कपल का इलाज कराएं, और अगर आप इलाज के लिए जा रहे हैं तो फिर आप कपल का प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट करें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे सेंटर पे हम कपल को बुलाते हैं। अच्छा, अगर ख़ातून आ भी जाएं अकेली तो हम उनसे कहते हैं कि नेक्स्ट विज़िट में मियाँ को लेके आएं, और हम अपने सेंटर पे उनका टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट चंद रुपए दे के आप नकली बिल निकलवा सकते हैं। अच्छा। कई मर्द हमें सीक्रेटली फ़ोन करते हैं कि जी हमारा ना बताएं, हमारे स्पर्म्स बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन हमारा घर टूट जाएगा, तो इसलिए हमने एक नकली रिपोर्ट ला के दी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे घर में। तो उन मर्द हजरात के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर एजोस्पर्मिया भी है और अगर वेरी लो काउंट है तो उनका इलाज है, हम ये कर रहे हैं। अच्छा। अब तो लेटेस्ट ये है कि बिल्कुल एजोस्पर्मिया है तो 2 तरीके होते हैं, एक तो प्रोडक्शन नहीं हो रही, या प्रोडक्शन हो रही है तो आगे से डक्ट बंद है। अगर डक्ट बंद है हमें बड़ी जल्दी स्पर्म्स मिल जाते हैं और हम टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं, लेकिन अगर पीछे से ही प्रोडक्शन नहीं है तो फिर अब एक नया तरीका जो कि अभी रिसर्च के लेवल पे है, स्टेम सेल्स हैं जिसको कि हम इंजेक्ट कर देते हैं और वो कुछ महीने, मे बी 6 मंथ्स 7 मंथ्स के बाद चंद स्पर्म्स प्रोडक्शन शुरू हो जाती है जिससे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं। सही। तो अब जब हमने इलाज के मरहले की बात करनी है तो मुझे ये बता दीजिएगा कि कितने अरसे बाद प्रॉपर इलाज आप लोग रिकमेंड करते हैं कि इलाज ये इसके ऊपर वेरिड
बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हम बांझपन डिक्लेयर नहीं करेंगे कपल को जब तक कि 1 साल ना गुजर जाए। ठीक है, इनफर्टाइल कपल या बांझपन आप उनको डिक्लेयर 1 साल के बाद करें, लेकिन 3 महीने के बाद एक चेकअप, एक सीमन एनालिसिस जो है मर्द का, वो नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, सीमन का टेस्ट है, 5 मिनट लगते हैं, सस्ता सा टेस्ट है, कोई भी लैब कर सकती है, कोई भी राउंड द कॉर्नर स्ट्रीट में कोई लैब है वो भी कर सकती है। एक सीमन एनालिसिस हो जाए मर्द का, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल को कोई अपनी मंथली रेगुलरिटी में या अपनी किसी चीज़ में कोई पेन नहीं है, कुछ और नहीं है, तो फिर 6 महीने तक वेट किया जा सकता है। 6 मंथ्स के बाद डेफिनेटली मुस्तनद डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और मैं ये एडवाइस करूँगी कि बजाय इसके कि इधर उधर भटकें, ये जो इनफर्टिलिटी के सेंटर्स, जैसे कि मैंने अब लाहौर में एक नया सेंटर खोला है जो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैब्स हैं उसकी, और हम सारी ट्रीटमेंट जो पूरी दुनिया में प्रोवाइड की जा रही हैं हमारे सेंटर पे अवेलेबल हैं। तो इसलिए इधर उधर भटकने की बजाय अगर आप मुस्तनद डॉक्टर से रजू करें आपने बहुत तो अच्छी बहुत बात की ज़रूरी है। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता, टाइम के साथ साथ मनी, बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है। अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएंगे, टाइमली आपका प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा और बिला वजह की एक्स्ट्रा मेडिसिन लेके जो है वो आपका काम भी ख़राब नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाएं, इलाज मौजूद है, जदीद इलाज कौन सा मौजूद है? और बड़े लोगों की जी उससे भी रिजर्वेशन होती हैं कि करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, क्या कहेंगी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, जब हमारे पास एक कपल आता है तो हम बेसिक टेस्ट करते हैं, जैसे एक रूटीन ब्लड का टेस्ट है, उसमें कई दफ़ा लिम्फोसाइट्स इतने ज़्यादा आते हैं, हमें पता चलता है कि औरत की तो ट्यूबों में टीबी थी। अच्छा। वो तो किसी ने डिटेक्ट ही नहीं की। हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा टीबी है कि आपकी सोच है। और मुझे इतनी तकलीफ़ होती है जब मैं अंदर पेट में कैमरा डालती हूँ और मुझे वो रबरी ट्यूब्स, उनका टिपिकल ये होता है कि अगर लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं भी हुई तो टीबी का जो जरासीम है उसको औरत की ट्यूब्स बहुत पसंद है, सो इट गोज़ एंड रिजाइड्स देयर। वहाँ बैठ के बाकी इन्फेक्शन क्लियर हो जाती है, मगर क्योंकि वो ट्यूब्स के अंदर जाके उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन में बैठ जाता है और वहाँ जाके उनको ट्यूबुलर कर देता है, बिल्कुल वो प्रोपेल करने के काबिल ही नहीं रहती, उनकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। बिकॉज ट्यूब के आखिर में एक हाथ नुमा चीज़ होती है, वो एग उठाती हैं, फिर उसको प्रोपेल करती हैं टुवर्ड्स द यूट्रस। तो अगर वो ट्यूबुलर हो गई हैं, बेशक वो खुली हैं लेकिन वो प्रोपेल नहीं कर सकती अंडे को उसकी तरफ, तो टीबी बड़ी ज़रूरी है। मैं कई बार उनको फिर रोक देती हूँ ट्रीटमेंट से और उनको टीबी की दवाई पहले देती हूँ और उसके बाद फिर मैं फर्दर चलती हूँ। तो हमें अपनी आंखें दिमाग खुला रखना चाहिए। तो जब हम कैमरा डालते हैं पेट में तो वो वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर, बहुत चीज़ें देखनी होती हैं हमें। फिर सिर्फ लेप्रोस्कोपी, इसको हम लेप्रोस्कोपी कहते हैं, ये पूरा ट्रीटमेंट नहीं है, अनलेस यू पुट अ कैमरा इनसाइड द यूट्रस ऑल्सो, ठीक है ना, उसको हम हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं। तो नीचे से कैमरा यूट्रस की कैविटी में एक इतना सा छोटा सा पॉलिप पड़ा होता है, हर चीज़ ठीक है, मियाँ का काउंट अच्छा है, यूट्रस ठीक है, हर चीज़ है, ओव्यूलेशन हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। एक कैमरा डाल के पता चलता है कि वो छोटा सा पॉलिप मुजरिम था और उसको अगर निकाल देते पहले तो बहुत जल्द वो हमला हो सकती थी, वो अबॉर्शंस भी हो सकती हैं उसके साथ। तो इसलिए ये वो जी लेप्रोस्कोपी हमने सुना है कि जी उसके बाद तो कोई इलाज नहीं रहता, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये तो एक कैमरा डाल के देखना है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। और हमारे पास अगर 100 कपल्स आते हैं इनफर्टाइल तो उनमें से तकरीबन 70 to 75 में कोई छोटा सा नक्स होता है जो डिटेक्ट नहीं हो रहा होता। अच्छा। और वो अगर हम दूर कर देते हैं तो हम उनको टेस्ट ट्यूब बेबी और का प्रोसेस होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो कहते हैं जी साल भी हमने इलाज कराया। नहीं, ये तो इसको हम देखें, हिस्ट्रोस्कोपी जो है, जो यूट्रस में कैमरा डालते हैं, वो तो कई बार जो बहादुर पेशेंट्स हैं और जो ज़रा पेन थ्रेशोल्ड जिनका ज़रा कम है, वो तो हमारे साथ ऑफिस प्रोसीजर है ये। अच्छा। तो दे कैन सी द स्क्रीन विद अस, वो इंजॉय कर रही होती हैं, अपना इनसाइड यूट्रस देख रही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट फोबिक होती हैं, तो हमें थोड़ा सा 10-15 मिनट का लाइट एनेस्थीसिया उनको देना पड़ता है, या हम लोकल लगा लेते हैं साइड पे यूट्रस के कि उसको पेन ना हो। तो इसलिए हिस्ट्रोस्कोपी इज अ मस्ट। बहुत सेंटर्स में सिर्फ लेप्रोस्कोपी होती है, विच इज़ नॉट द टोटल गुड ट्रीटमेंट। आपको हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी दोनों कंबाइन करनी है। और जैसे शायद आपने मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ा हो, आई हैव बीन ट्रेन्ड विद ऑल द एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, मैं लेप्रोस्कोपीज, हिस्ट्रोस्कोपीज। अच्छा, इससे पहले हम देखें तो अद्वियात की सूरत में भी इलाज को स्टार्ट किया जाता है और उसके बाद इन स्टेप्स को कि ये साथ लेके चलने पड़ते हैं। बेटा
एक बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, कई दफ़ा ये छोटे छोटे पॉलिप अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट हो जाते हैं और कई दफ़ा नहीं होते क्योंकि ट्यूब के बिल्कुल किनारे पे एक छोटा सा है, जब हम यूट्रस को इन्फ्लेट करते हैं तो वो कॉर्क के उसकी तरह कॉर्क की तरह बाहर आ जाता है, जब हम डिफ्लेट करते हैं तो वो ट्यूब के सुराख में चला जाता है बायलैटरल। तो शुरू में तो अल्ट्रासाउंड, और 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई डिटेक्शन नहीं हुई है, कोई पता नहीं चल रहा, दवाइयों से नहीं हो रहा, तो यू शुड गो फॉर लेप्रोस्कोपी स्टेरोस्कोपी। और कुछ भी नहीं है, ये डायग्नोस्टिक है और थेराप्यूटिक है कि आपने कैमरा डाला है, आपने वो नक्स देखा है, उधर ही ठीक कर दिया उसको। ठीक है ना, उसमें बहुत इंतजार नहीं करना पड़ता। और मुझे कई दफ़ा इतना अफसोस होता है कि 100% चांसेस हैं कंसीव करने के? 100% तो कभी भी नहीं होते, कोई भी नक्स ना हो तो अल्लाह सुब्हानो तआला की मर्जी नहीं होती। तो 99 आप कह सकती हैं कि 99% पेशेंट्स जो हैं जिनका कोई ऐसा बहुत ग्रॉस डिफेक्ट नहीं होता, जैसे अंडे ही नहीं हैं, क्योंकि अंडे नए औरत के नहीं बनते। ये प्लीज़ सब सुन लें कि अंडे बच्चियाँ अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से लेके आती हैं। मर्द के जरासीम डेली नए बनते हैं, लेकिन औरत के अंडे जो उसकी किस्मत के हैं वो लेके आती है। जब 40 इयर्स पे वो अंडे ख़त्म हो जाते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अब काम नहीं कर सकता, तो नए नहीं बन सकते। लेकिन अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स से या किसी इंसल्ट से, जैसे उसको कैंसर है और कैंसर की दवाई दी गई है, उससे अगर ओवरीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो शायद स्टेम सेल्स की अब रिसर्च चल रही है जो हम ओवरी में इंजेक्ट कर देते हैं या हम टेस्टिकल्स में इंजेक्ट कर देते हैं और 5-6 माह बाद देखते हैं कि वहाँ पे स्टेम सेल्स ने कोई, क्योंकि स्टेम सेल एक टोटीपोटेंट सेल है, तो ये हर सेल में चेंज हो जाता है। जहाँ कहीं भी एक ट्रिगर इसको हम देते हैं उस टिश्यू में डाल के, और उस ट्रिगर से वो टिश्यूज बना लेता है जो हम उससे मतलब कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट ट्यूब किसको आप रेफर करते हैं और किस स्टेज पर आकर जो है ये रेफर किया जाता है? बेटे कई लोगों के तो जैसे टीबी ने ट्यूबें ख़राब कर दी या और किसी वजह से, या बायलैटरल ट्यूबर लाइगेशन हो गई है, वो तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है ना कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा तो वो हो ही नहीं सकता, कोई ऑप्शन। अगर मर्द के जरासीम जो हैं, जरासीम तो गलत मिसनोमर है, स्पर्म्स उसको कहना चाहिए, जो स्पर्मेटोजोआ हैं, अगर वो 15 मिलियन से नीचे हैं, एक्टिव कम हैं या बहुत ज़्यादा उनमें डिफेक्ट्स हैं, तो वो एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन बन जाती है। बेशक वो कपल यंग है, चंद महीने हुए हैं शादी को, उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा किया जा सके। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि इलाज यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लोग जो हैं वो इलाज कराने को तैयार नहीं होते हैं। मैंने कहा लोगों के अपने अपने रिजर्वेशन होते हैं, कुछ लोग डरते हैं कि आया आयरन सेव है या नहीं है, कुछ लोगों की दीगर रिजर्वेशन होती हैं। क्या कहना चाहेंगी कि मौसर इलाज है, एज सच इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है? जिन लोगों को इससे डर खौफ है उनके बारे में क्या कहेंगी? इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक सिंपल प्रोसीजर में हम 10-15 मिनट की बेहोशी दे के एग्स निकालते हैं और हस्बैंड के स्पर्म्स तो हमें सीमन से मिल जाते हैं। अगर उसके बिल्कुल एजोस्पर्मिया है तो एक छोटा सा इंसिजन, उसको भी 10-15 मिनट की बेहोशी दे के हम स्पर्म्स निकाल लेते हैं। और डरने की ज़रूरत नहीं है, शरीयत इसकी इजाज़त देती है, क्योंकि हमारे मुल्क में, इस्लाम में, डोनर स्पर्म्स या डोनर एग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और पाकिस्तान के सारे सेंटर्स इस पे स्ट्रिक्टली बिलीव भी करते हैं और इस पे अमल भी करते हैं। तो और इतनी ज़्यादा हम इसकी ध्यान रखते हैं कि कोई मिक्सिंग ना हो, उसमें हम 4 चेक्स रखते हैं, तो मुमकिन नहीं है कि उसमें कोई इस किस्म का प्रॉब्लम हो। तो कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंट्स को आना चाहिए। और अब अवेयरनेस बहुत है, अब पेशेंट्स तो धड़ाधड़ आती है हमें ये इलाज करें। तो हमारा सेंटर जो है बाय द नेम ऑफ फ्रेंड्स IVF गुलबर्ग 2 में है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैब्स हैं हमारी, और हम ये कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। जदीद सहूलियात का हामिल सेंटर भी मौजूद है, इलाज मुआलजा भी जदीद दौर के जो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक किया जा रहा है, जैसे कि डॉक्टर समीना ने काफ़ी हमें डिटेल में ये सब चीज़ें बताई हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मुस्तनद डॉक्टर से आप रब्ता कर सके, टाइमली कर सके, ताकि मसला जो है वो आपका फ़ौरन हल हो सके। फिलहाल एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वीडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी, मिट्टी के बर्तनों में जो खाना बनाया जाता है, पकाया जाता है, उसकी आफादियत क्या है, उसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है। अगर आप मिट्टी के बर्तनों में खाना बना रहे हैं, मैंने बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स
नामवर रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर देखा कि सर्विंग अब मिट्टी के बर्तनों में छोटी छोटी हांडियों में की जाती है, तो वो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त लुक देता है, खाना भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो लुक देता है, लेकिन उसके साथ साथ कहा यह जाता है कि इसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी अफादियत क्या है? पुराने वक्तों में लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी करते थे, अब उसके रिप्लेसमेंट में आपके पास नॉन स्टिक के बर्तन भी आ गए, आपके पास स्टील की भी पतीलियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में खाना जो बनाया जाता है उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। ऐसा क्यों है? हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मासूमा, जो कि हर्बलिस्ट हैं। उनसे हम आज के इस टॉपिक पे बात करेंगे और आई होप कि बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर भी कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैंने जैसे कि कहा कि माजी में बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे हंडिया बनाने के लिए, किसी भी किस्म का खाना बना रहे हैं मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं। क्या फादियत है मिट्टी के बर्तन में? देखो, एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया है यहाँ पे, और ये टॉपिक जो है ना आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल में मेरी क्योंकि फील्ड आयुर्वेदा है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये टॉपिक। जब मुझे आप लोगों का पता चला कि आपने कॉल की है इसके ऊपर बात करनी, तो आई वाज सो एक्साइटेड कि शुक्र है कोई इस बारे में भी बात कर रहा है। बिकॉज ज़िंदगी जितनी फास्ट हो गई है, जितना हम रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व चीज़ों की तरफ आ गए, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड, उतनी ही इम्यून सिस्टम डाउन हो गए। मिट्टी का बर्तन या मिट्टी की खासियत एल्कलाइन है, ठीक है। जब आप उसको बर्तन की शक्ल में दे देते हो तो फिर आपका जो कुछ भी उसमें डलेगा वो एल्कलाइन होगा। और आजकल अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा बात इस बात पे हो रही है कि इम्यूनिटी रेज करनी है तो एल्कलाइनिटी रेज करनी है, बिल्कुल ऐसे, एसिडिटी को कंट्रोल करना है। और कोविड ने हमें बहुत सारी बातें सिखा दी हैं। सबसे बड़ी बात ये सिखाई है कि नेचर के करीब हो जाओ तो बचत है, वरना बचत नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, ठीक है। जब तक हम नेचर के करीब हैं, और नेचर के करीब होने में 80% आपके फूड का काम है, और फूड को सही रखने में 80 से 100% उसके पॉट का काम है। अब हम जिन बॉटल्स में पानी पीते हैं, हम बॉटल्स को कैरी करते हैं, हम शीशे की बॉटल हर एक के हाथ में होगी और वो कर रहा होगा, वो ये नहीं जानता कि कैसे केमिकल्स उसके साथ रिएक्ट करके वो पानी बजाय एल्कलाइन होने के एसिडिक होके आप तक पहुंच रहा है। तो मिट्टी की पहली खासियत एल्कलाइन होना। मिट्टी के बर्तन में रखी हुई चीज़ें, खास तौर पे पानी, वो एल्कलाइन वाटर है, जो नेचुरल एल्कलाइन वाटर है। हम कहते हैं जी घड़े का पानी, इसकी बड़ी अफादियत है। बिल्कुल। अच्छा, उसकी अफादियत क्यों है? क्योंकि जो पानी मिट्टी के बर्तन में होगा ना, मिट्टी के बर्तन को अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल। वो पोर्स जो हैं वो पानी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आपने पानी बीच में डाला, पानी को हीट मिलती है मिट्टी की, और वो हीट, और ये होता है पानी घड़े का ठंडा भी होता है। बिल्कुल। अब वो जब जैसे हीट मिलती है तो वहाँ पे वाटर जो है वो गैस बन के आपको एयर को बीच में डिपॉजिट करके ठंडा होने शुरू हो जाता है। अच्छा। जो कि नेचुरल वे ऑफ ठंडा होना पानी है। जितना पुराना घड़ा होता जाएगा, जितना पुराना पॉट होता जाएगा, उतना ही वो ज़्यादा एल्कलाइन होता जाएगा। उसकी केयर कैसे करनी, ये हमें बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 एल्कलाइन हो गया। नंबर 2 ये आपके पानी को चेंज करता है, ठंडा करता है, बिकॉज ऑफ द पोर्स ऑफ द पॉट। आपका जितना खाना है, दूसरा एसिडिक खाना भी अगर आप उसमें पकाओ, अगर पकाने की चीज़ों पे आ जाओ, तो जैसे दूध है वो एसिडिक है, लोग उसके अगेंस्ट रिएक्शन देते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। ऐसे लोग अगर दूध को मिट्टी के बर्तन में उबाल के पीने लग जाएं तो वो दूध उनको तंग नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि मिट्टी उसको मिलके एल्कलाइनिटी की तरफ लेके जाती है। मैं तो सिर्फ खाना बनाने तक और पानी तक थी, ये तो आप बड़ी नई नई चीज़ें बता रही हैं। फिर इसी तरह अगर उसमें गोश्त है, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी जिसको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं वो बीफ ना खाए, मछली ना खाए, लेकिन वही बीफ मछली अगर वो मिट्टी के पॉट में बना के खाता है तो उसको वो तंग नहीं करेगी। अच्छा। क्योंकि मिट्टी, बार बार कह रही हूँ कि अपने अंदर खासियत रखती है टॉक्सिसिटी को अंदर करने, जज्ब करने की, और आपके खाने को प्योर करने के काम आती है। फिर जिस तरह आप जो प्लास्टिक की बॉटल्स में खाना लेते हो या पानी पीते हो या कुछ इस्तेमाल करते हो, डिस्पोजेबल शीट्स को आप इस्तेमाल करते हो, डिस्पोजेबल चीज़ें आप पकाने के लिए आने लगी हैं कि आप उनको लगाओगे, बनाओगे, पैकिंग मटेरियल आ गए, तो वहाँ पे आपका BPN जो है वो आपका एसिड, आपको नहीं पता कितने केमिकल्स मिलके वो आप तक पानी पहुँच रहे हैं। बिल्कुल। मिट्टी वो पानी के अंदर से सारे केमिकल्स जो गंदगी है वो भी निकाल देती है। अच्छा, तो इसके बहुत ज़्यादा सारे फ़ायदे हैं। सही, तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं डॉक्टर मासूमा ने हमें बताया, हमने मज़ीद भी गुफ्तगू करनी है। और क्या इसका कोई ख़ास टेम्परेचर होना चाहिए? किस तरह से आपको मिट्टी के बर्तनों में खाना कुक करना चाहिए? हमारे यहाँ एक रिवायत है जी
कि आप मिट्टी का बर्तन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो खाने को हम पकाते भी बहुत ज़्यादा हैं, उसकी असल जो कहते हैं जी उसके न्यूट्रिएंट हैं वो आप पकाने में ही ख़त्म कर देते हैं। फिर मिट्टी के बर्तन को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस बर्तन को ऑब्वियसली आपने हर रोज़ इस्तेमाल करना है खाना बनाने के लिए, उसको एहतियात के साथ धोना कैसे है, उसको रखना कैसे है, बार बार उसमें खाना बनाने के काबिल उसको कैसे रखना है, वो भी हम जानेंगे। फ़िलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। जी, तो हमारी मेहमान डॉक्टर मासूमा हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मिट्टी का बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना तो टेस्टी है लेकिन इसको बहुत टाइम खाना जो है कुक करने में लग जाता है, इसकी वजह क्या होती है? देखो मैंने पहले जैसे शुरू में बोला, हमने आसानी ढूंढने की कोशिश करने में अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना ली है। हम अगर मुश्किल काम करेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये बहुत मज़े का कुलिया है जहाँ पे आप कहते हो ना कि देर से पकता है, बिल्कुल देर से पकता है, टाइम लगता है, उसमें दिल जान लगानी पड़ती है खाना बनाने में, लेकिन क्योंकि मिट्टी खुद गर्म हो के खाना पकाती है, डायरेक्ट हीट आपको नहीं दे रही खाने को, तो ऐसे में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं ना खाने के वो ज़ाया नहीं होते, वो प्रॉपर पकते हैं। और वो जो आप खा रहे हो, तो हम कहते हैं ना जी खाना घर का खाते हैं पर बीमार होते हैं, बिकॉज आपने प्रेशर कुकर लगा के खाना पकाया है, उसकी बेचारे की मत मार दी है खाने की। बिल्कुल ऐसे तो वो काम नहीं, देर से डेफिनेटली पकता है, लेकिन उस देर से पकने में आपके बच्चों की हेल्थ छुपी हुई है। उस देर से पकने में अगर आपके घर के अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, कई फैमिलीज ऐसे होती हैं जी पूरा पूरा खानदान बर्पिंग कर रहा है, पेट ब्लोटेड है, तबीयत ख़राब है। मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जी हमारा तो ख़ानदानी मसला है, जब खाने का पूछो तो हर चीज़ क्विक एंड फास्ट रूल्स के ऊपर पक रही होती है। खाना जितना देर से पकेगा, जितना वो कहते हैं ना प्रॉपर कुक होगा, उतना बेहतर है। और मिट्टी का बर्तन एक वाहिद चीज़ है कि जो कि हीट को एक उसके लेवल पे जाके, अल्लाह ने खासियत रखी ना मिट्टी में हर किसी के साथ एडजस्ट होने की। हमारी भी ये आदत है, हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, ये मिट्टी की खासियत है। जैसे ही हीट मिलेगी अंदर, चाहे गोश्त है तो अब वो गोश्त जितनी हीट देगा, अंदर सब्जी है तो वो सब्जी जितनी हीट देगा, तो वो आपका वो कूलिंग टेम्परेचर वाला भी काम कर रहा है, डायरेक्ट हीट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दे रहा, जिसकी वजह से आपके न्यूट्रिएंट्स बचे रहेंगे और आपके खाने की प्रॉपर आपको आफादियत मिलती रहेगी और आफादियत भी रहेगी, जिसको हम टेस्ट बोलते हैं ना, टेस्ट बोलते हैं, तो वो बेसिकली ग़िज़ाइयत है। ग़िज़ाइयत है, बिल्कुल। जो टेस्ट नहीं है तो इसका मतलब है उसमें ग़िज़ाइयत भी नहीं है, वो आप सिर्फ अपना पेट भरने के लिए काम कर रहे हो। फिर मेटाबॉलिज्म अच्छा रखता है, ऑब्वियसली वो जब अच्छा पकेगा, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, आपका मेटाबॉलिक फंक्शन अच्छा परफॉर्म करेगा। आप थोड़ा खा के ज़्यादा पेट भर जाओगे क्योंकि उस खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं, ग़िज़ाइयत है, जिसकी वजह से वो आपको थोड़े में ही आपका पेट भर देगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बचपन में जैसा अभी बात हो रही थी, बचपन में नानियाँ दादियों के घर में एक घड़ा होता था, अब की नानियाँ दादियों के नहीं होता, लेकिन हमारे बचपन में हमें याद है। उसके पीछे क्या होता था कि हीट स्ट्रोक नहीं होता था बच्चों को। बिल्कुल, बच्चे भाग के बाहर से आए हैं, आपने ठंडा पानी डिस्पेंसर का, फ्रिज का निकाल के दे दिया, तो वो टेम्परेचर क्लैश करता है, जबकि मिट्टी के पानी में पड़ा हुआ ठंडा पानी उनको ठंडक के साथ साथ उनको हीट स्ट्रोक से बचाता है। ये बहुत सारा बड़ा फ़ायदा है इसका। तो इन छोटे छोटे फ़ायदों को अगर हम देखें तो बिग पिक्चर में इम्यून सिस्टम रेज रहता है। बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत ज़बरदस्त चीज़ों की आपने निशानदेही की है। अच्छा, मुझे बताइएगा, मिट्टी के बर्तन को नॉर्मली तो हमने खाना बनाया और पतीली को धो के साइड पर रख दिया बड़े अच्छे तरीके से, इसको धोने का, इस्तेमाल करने का प्रॉपर तरीक़ेकार होता है? बिल्कुल प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। अच्छा, पहले हम आ जाते हैं पानी को सर्व करने के लिए या पानी को प्रिजर्व करने के लिए। अगर घड़ा, आजकल तो ईजी हो गया, वो साथ में वो कूलर टाइप घड़े मिल रहे हैं, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कूलर टाइप घड़े, प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमने बीच में डाला जरूर है सही, लेकिन वो कम है। हाँ, अब ऐसे में जब आप घर पे पॉट लेके आओ तो उसका प्रॉपर तरीक़ेकार है। पहले उसको आप थोड़ा सा 2 से 3 कप पानी डालो। पहली चीज़, खरीदना कौन सा बर्तन है। बर्तन आपको खरीदना चाहिए जो कि कोरा हो। कोरा का मतलब कि जिसके ऊपर कह लो प्रॉपर मिट्टी का बना, उसके ऊपर किसी चीज़ का रंग रोगन ना हुआ। अच्छा, वो वाला घड़ा ठीक है। यानी आप खूबसूरती के चक्कर में ना पड़े। खूबसूरती के चक्कर में और बड़ा वो उसके ऊपर अच्छी सी कार्विंग हुई हुई है, चीज़ें लगी, वो नहीं चाहिए। कोरा मिट्टी का बर्तन चाहिए। दूसरा, बर्तन अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें, यानी अगर आपने पानी जितना पीना है, लेट्स सपोज आपके दिन में कंजम्पशन है 20 लीटर की, तो 20 लीटर वाला घड़ा होना चाहिए, उसको 40 लीटर वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो फ़ौरन ख़त्म हो और दोबारा भरा जाए।
अगर आपको पॉट ख़रीदना है तो आपको छोटे बड़े हर देच की ख़रीदनी है, क्योंकि जितनी देच की छोटी होगी, खाना अगर ज़्यादा नहीं पका रहे और बड़ी देचकी में पका रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लेगा, छोटी देचकी में पकाएंगे टाइम कम लेगा। घड़ा पीने के लिए है तो लाने के बाद आप उसमें 2 से 3 कप पहले सादा पानी डालो, फिर पानी को दूसरी साइड पे गर्म करके उबलता पानी बीच पॉट में डालोगे, साइड पे नहीं डालोगे ताकि वो क्रैक ना कर जाए। सही। करने के बाद आप इसको 3 से 4 घंटे ऐसी जगह पे रख दें जहाँ डायरेक्ट धूप नहीं आ रही, यानी शेडी एरिया में रख दो। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडक में नहीं, उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लो। ठंडा करने के बाद उसको बाद में खाली कर लें और अब उसको नमक के साथ एक दफ़ा धो लें। यहाँ पे मैं कहूँगी कि घड़ा या मिट्टी के बर्तन को डिटर्जेंट से साफ़ नहीं करते, बिकॉज मिट्टी के बर्तन में पोर्स होते हैं, मैंने अभी बताया, वो सांस लेता है। हाँ। आपका पॉट सांस ले रहा है, उसको डिटर्जेंट डाल के उसका सांस ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। नमक से और एक स्पॉन्ज जो बाकी बर्तनों में अगर आपका इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी इस्तेमाल नहीं होगा, अलग से उसके लिए रख लें आप, अलग से रखें। नमक के साथ अंदर और बाहर उसको अच्छी तरह से साफ़ करें, तो जो अगर उसका फालतू मिट्टी है वो उतर जाएगी, कोई बैक्टीरिया कोई इस तरह का चीज़ है तो वो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद उसको खुश्क होने दें और फिर पानी भर के रखें, और वो जितना घड़ा पुराना होता जाएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, उतनी ही उसकी एल्कलाइनिटी बढ़ती जाती है, उतना ही पानी बेहतर होता है। घड़े को हमेशा 2 से 3 दिन के बाद प्रॉपर धोना चाहिए नमक वाले पानी से, नमक से, जैसे मैंने पहले बताया। सिर्फ पहली दफ़ा भिगो के रखना ज़रूरी है ताकि वो अपनी जज़्ब कर ले जितना उसने मॉइस्चर जज़्ब करना है। जो बुरी बात हो सकती है या जो कंसर्निंग पॉइंट है कि पानी का अगर टेस्ट बदल गया है तो चेक करें, आपने 2-3 दिन के अंदर शायद घड़ा धोया नहीं होगा, क्योंकि अंदर मॉस यानी वो ग्रीन सी वो बूटी उग जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही, उसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। सब जब भी बर्तन, और वो ये होता है ना कि हम घड़े को खाली नहीं होने देते, उसी में ही हम पानी भरी जाते हैं, नीचे वाला पानी वही तो आप कर रहे हैं, हाँ। लेकिन तीसरे दिन मेक श्योर करेंगे कि, मैं तो कहती हूँ दूसरे दिन ही कर लें, क्योंकि पानी नलकों का अच्छा नहीं आता। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आपने डिस्पेंसर का भी अगर वो पानी अच्छा, अब कई लोग करते हैं कि पानी घड़े का लाया, निकाला अपने बॉटल से, कुछ सर्टन नाम अब नहीं हम ले सकते, लेकिन बॉटल 20 लीटर की खाली की और कहा ये बहुत अच्छा है। मैं हमेशा कहूँगी नलके का पानी इस्तेमाल करो, मिट्टी को पता है कि वो आपकी गंदगी कैसे लेगी। सही। आप वो बॉटल इस्तेमाल ना करो जो पिछले पता नहीं कितने दिन से शॉप पे पड़ी हुई है, उसमें कितना केमिकल मिल चुका है। आप ताज़ा आने वाले पानी को इस्तेमाल करो जो बार बार साफ़ भी हो रहा है, चाहे वो कितना ही बकौल आपके और हमारे वो गंदा है, लेकिन मिट्टी को साफ करना आता है, वो कर लेगी अपना काम। चलें जी, ये घड़े के पानी की अफादियत क्या है, जो खाना जिसमें बना रहे हैं जिस बर्तन में, उसको भी धोने का यही प्रॉपर तरीका यही है कि नमक से धोएं। ठीक है। नमक से धोने से बार बार कह रही हूँ कि उसके पोर्स खराब नहीं होंगे, और नमक घुल जाता है ना पानी में, बिल्कुल। अगर किसी पोर में कोई नमक का जरा चला भी जाएगा तो जब आप उसको रिंस ऑफ करोगे तो वो निकल जाएगा, लेकिन डिटर्जेंट नहीं निकलेगा। सही। तो अच्छा जी, मिट्टी के बर्तन में जो आप खाना बना रहे हैं उसकी फ्लेम आपको मैनेज करनी पड़ती है कि आप लो फ्लेम पे पके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी को गर्म होकर खाना पकाने दें। सही। आग को कोशिश ना करेंगे वो खाना पकाए। अच्छा, सर्विंग भी हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में ही खाने की जा रही है, वो भी आप कर सकते? देखिए कर सकते हैं, करना चाहिए हमेशा। वो मैं ऑलमोस्ट हर शो में कहती हूँ मिट्टी के करीब हो जाओ। इसका ये मतलब नहीं मिट्टी में हो, लेकिन आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो भी कहते हैं कि महीने में नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक दफ़ा आपको मटिलना चाहिए। आपके जिस्म को, आपकी चीज़ों में जितनी मिट्टी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी उतनी एल्कलाइनिटी बढ़ेगी। बिल्कुल। अब अगर देखो तो शशका भी कम हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। तो आपका इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली हर तरह से फ़ायदा है इसका। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और सबसे ज़्यादा फिजिकली जब आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपकी सेहत अच्छी रह रही है, तो इसका तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे और इसी तरह से अपने नाजरीन की रहनुमाई करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और दिया जा रहा है कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम सेगमेंट शामिल करेंगे। सबसे पहले जानते हैं मौसम की सूरत हाल। कोमल बाहर मौजूद हैं। कोमल बताइए मौसम इस वक्त कैसा है शहर का और प्रेडिक्शन क्या की गई है?
जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर में मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज मियाँ जो हैं वो खूब गर्मी बरसा रहे हैं और शहरी बेचारे इस गर्मी को खूब महसूस भी कर रहे हैं। अच्छा खासी हब्स में भी इजाफा हो गया है। इसी तरह बात की जाए बाहर के दर्जा हरारत के हवाले से तो बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 46% और हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर मौसम जो है वो इसी तरह खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई करने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 2-3 रोज़ शहरियों को इसी तरह गर्मी जो है वो महसूस करना होगी, बर्दाश्त करना होगी। और आज दिन भर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 से 39 डिग्री तक रहेगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर करने के साथ साथ लाहौर के क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आबोहवा आलूदा होने की वजह से लाहौर के क्वालिटी इंडेक्स पर खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है जी कोमल, थैंक यू सो मच। मौसम की शिद्दत आज मैक्सिमम कितनी रहेगी वो आपने बता दी। आगे बढ़ते हैं, शामिल कर लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने माल का हाल जान लिया। अब आज के भाव क्या हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। उमर डार की तरफ चलते हैं। जी उमर, बताइए सब्जियां किस कीमत में मिल रही हैं? जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में जो है मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। सब्जियां तो इस वक्त ज़मीन पे हैं, लेकिन उनकी कीमतें जो हैं आसमानों से बातें कर रही हैं। और इसी हवाले से जो आवाम हैं, जो शहरी हैं, वो जो हैं हुकूमत से शदीद नाला नज़र आते हैं। उनकी सब्जियों की महंगी कीमतों की वजह से जो शहरी हैं उनको ख़रीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर बात की जाए फूल गोभी की कीमत की, तो फूल गोभी 100 रुपये किलो, शिमला मिर्च 130 रुपये किलो, करेला 115 रुपये फ़ी किलो, शिमला मिर्च 135 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। मटर 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है बाज़ारों में दस्तयाब है। लीमू जो है वो 115 रुपये फ़ी किलो तक उसकी कीमत पहुँच चुकी है। इसके अलावा अदरक जो है 330 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज और टमाटर जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो तक में जो है बाज़ारों में फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो तक उसकी कीमत पहुंच चुकी है। लहसुन चाइना जो है वो 260 रुपये फ़ी किलो, और जो लहसुन देसी लहसुन है उसकी कीमत 140 रुपये फ़ी किलो जो है वो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जो है मुकर्रर की गई है। इस हवाले से जो सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतें हैं, जो शहरी हैं हुकूमती नुमाइंदगान से शिकवा करते नज़र आते हैं। और शहरियों की अपील है कि सब्जियों के जो दाम हैं, सब्जियों की जो कीमतें हैं, उन पे जो है कंट्रोल किया जाए, ताकि उन्हें जो है वो अशिया खुर्दनोश और सब्जियों की जो ख़रीदारी है उनमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बाहर निकलें, अपना काम करें, ताकि उन्हें भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। एटलीस्ट जो सरकारी नेकनामा रेट लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है उस पर अमल दरामद होगा, तो जो महंगाई खुद साख्ता की जाती है उसको कंट्रोल किया जाएगा और सब्जियां उन्हें जो हैं वो कम कीमत पर ना मिलें, लेकिन जो कीमत मुकर्रर की गई है उस पर मिल जाएँ, तो उस पर ही शहरी कह रहे हैं कि वो इत्तफा कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के शो में आपको कीमतों के हवाले से भी अपडेट किया, चाहे वो सब्जियों की हैं, और दीगर सेगमेंट भी हमने शामिल किए। अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाई। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर नए मेहमानों के साथ हम हाजिर होंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।